जब हम ईरान की सभ्यता की बात करते हैं तो ईरान की सभ्यता हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत पहले की सभ्यता है और बहुत बाद तक चलते रहा। बड़ी लंबा समय तक टेस्ट की तरह खेलते रहा, बड़ी धीमा धीमा खेला। जैसे देखते हैं ना वनडे, T20 और टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच की तरह बहुत धीमा धीमा खेला, लेकिन बहुत लंबा 5 दिन तक जैसे खेलता है टेस्ट मैच से खेलते रहा। ये मेसोपोटामिया का समकालीन था, लेकिन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा और बहुत आगे तक बढ़ते रहा। और हुआ क्या, दूसरी शताब्दी के में जो है भारतीय लोग भी वहां पर गया ईरान में, और वहां वो लोग चूंकि क्या था ना, भारतीय जो भी जाति के लोग थे वो लोग खानाबदोश थे, पशु चारक थे, पशु चराने वाले, और चराते हुए वो लोग सब जगह पहुंच रहे थे। तो यहाँ पहुंचते हैं और खानाबदोश थे, इसलिए ईरान में पूरा फैल गया। अब ईरान में जब हम बात करते हैं तो वहां पर दो साम्राज्य जो था उसका हम लोग चर्चा करना जरूरी होता है। सबसे पहले जो वहां चर्चित साम्राज्य था वो था एकेमनी साम्राज्य, माने हकमनी साम्राज्य। हम लोग कई जगह उसको लिख के पढ़ते हैं हकमनी साम्राज्य। तो एकेमनी साम्राज्य जो था ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था, ठीक है, जब लगभग मेसोपोटामिया का सभ्यता चल रहा था ना उस समय। और ये साम्राज्य 200 वर्ष तक काफी शक्तिशाली बना रहा। इसके संस्थापक कौन थे? साइरस मिस्त्री नहीं, साइरस वहां इनका नाम था, जो इसके संस्थापक थे हकमनी साम्राज्य के, ठीक है ना। और इसकी राजधानी थी पैसरगेट। अब जो है ये बहुत लड़ा था, बहुत देश से लड़ा, बहुत लड़ाई लड़ा, यूनान से भी लड़ा, समझे, जिससे तीसरे सबसे लड़ रहा था और मजबूत भी था, जीत भी रहा था। ये जो है ना बाबुल जो उस समय का बहुत महत्वपूर्ण मनाता था मेसोपोटामिया में, आपको बेबीलोन की सभ्यता में, तो बाबुल राज्य को हरा दिया था, समझे। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ दारा डेरियस, और उसको कहीं कहीं लिखता है दायर बाहु। क्या लिखता है? उसको लिखता है दायर बाहु, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा दारा के बारे में, तो आपको याद आ रहा होगा कि भारत पे सबसे पहला विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था? यही दारा था, समझे। दारा क्या है? मारा, सबसे पहले वही भारत पर आक्रमण किया था। और ये जो है अपना साम्राज्य को उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला दिया था। ये लोग पूरा ईरान जो है ये एकेमनी जो था वो पूरा ईरान, इसके अलावा मेसोपोटामिया पर कब्जा कर लिया, मिस्र पर कर लिया, एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया था, और उत्तर पश्चिमी भारत तक कब्जा कर लिया। दारा जो है वो नया राजधानी बनाया कहाँ? परसेपोलिस। परसेपोलिस को बसाया कौन? दौड़े बसाया, इसको खुद से नया शहर बनाया और वहां पर राजधानी बनाया, समझे। इसी साम्राज्य का एक और दूसरा महत्वपूर्ण शहर था, उसका नाम था सूसा। यहाँ जो साम्राज्य होता था, यहाँ का साम्राज्य कोई प्रदेश में बांटते, कैसे हम लोग का देश होता है, देश में राज्य होता है, अलग अलग प्रदेश, झारखंड है, बिहार है, यूपी है, बंगाल है, जो भी है, समझे। तो वहां जो है भी उसको साम्राज्य प्रदेश में बटा हुआ था, और प्रदेश के शासक बोलते छत्रप या सत्रप, ठीक है ना। इसके अलावा आपको दारा और उसका उत्तराधिकारी जो है यूनानियों से बहुत लंबा लड़ाई लड़ता है, बहुत लंबा लड़ाई, और अंत में यूनानी लोग उसको हरा देता है। क्योंकि अति का तो अंत होता है, बड़ी सब पर हमला कर रहा था, वहां से आके इंडिया पर हमला कर दिया था, किसी को नहीं छोड़ रहा था, तो ये तो जाएगा ही। अंत में ये बेचारा हारता है, और हारता है तो दारा का बसाया शहर था जो परसेपोलिस, इसको पूरी तरह से यूनानी लोग नष्ट भ्रष्ट कर देता है। अब दूसरा साम्राज्य वहां पर जो था महत्वपूर्ण, वो था ससानी साम्राज्य। अभी देखिए ये 600 ईसा पूर्व का था, 226 ईस्वी का है, मतलब लगभग 800 साल का अंतर आ गया। कितना लंबा चला इस, समझे, ईरान की सभ्यता। तो 226 ईस्वी में इसको कौन बसाया था? ससानी राज्य का संस्थापक कौन था? आर्दशीर शुरू किया था इसको, और 7वीं शताब्दी के मध्य तक इस साम्राज्य जो है चलते रहा। देखिए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ है लगभग, और 7वीं शताब्दी तक चलते रहा। कितना लंबा चला? बहुत लंबा चला। 5वीं सदी तक जो है ट्रांसकाकेशिया, मेसोपोटामिया और एशिया माइनर, फिर इस सब पर जो है ये कब्जा कर लिया ससानी साम्राज्य। क्योंकि यहाँ तो देखे थे हम लोग कि यूनान इसको हराया, खत्म कर दिया था, नहीं, फिर से बाउंस बैक किया और ये साम्राज्य नया बना और सब पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है रोमन
से इसका लंबा युद्ध चला, खूब खर्चीला युद्ध, रोम वाला लोग जो था। इसके अलावा विंध्यटाइन से भी साम्राज्य से भी इसका युद्ध चला। और इतना युद्ध जो होता है ना, इसे लोग कहता है ना कि युद्ध पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए था, अभी इंडिया को सोच रहा है तो ये करना चाहिए, चीन पर हमला करना चाहिए, ये करना चाहिए। देखिए जब युद्ध होता है तो दोनों पक्ष को नुकसान होता है, भले किसी को कम हो किसी को ज्यादा हो। ये जीता तो, लेकिन लड़ाई सबसे कमजोर होते गया, क्योंकि खर्चीला भी था, पैसों सब खर्च होते गया, आदमी भी खर्च होते गया। और उधर इसी समय में इस्लाम जो है अरब में नया धर्म के रूप में आया। और इस्लाम वहां का छोटा छोटा समूह था, अलग धर्म, धार्मिक समूह भी था अलग अलग, सबको एक साथ लाके एक धर्म बनाया इस्लाम। और वो इस्लाम धर्म वहां पर जो है ना, अभी तक क्या था कि धर्म जो है और शासन दोनों अलग अलग चीज था। जब इस्लाम आया तो धर्म और शासन को एक साथ कर दिया गया, जो धार्मिक नेता था वही शासक भी था, जिस कारण से वहां काफी धीरे शक्तिशाली होते चला गया और शक्तिशाली हुआ। और 651 ईस्वी में ईरान को जीत लिया। ठीक है ना। ईरान में आपको बता दें कि ईरान में भी आप लोग पढ़ते हैं ना कि ईरान, अफगानिस्तान, फला चिल्ला सब कि इस्लाम राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र है। पहले ही मुस्लिम राष्ट्र नहीं था, यहाँ पर सबसे मुख्य जो धर्म था वो पारसी धर्म था। लेकिन मुस्लिम लोग पहले जब इसको अरब जीतता है उसके बाद इस्लाम शुरू होता है। अब आता है आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में इसका। तो यहाँ जो भूमि था, भूमि किसानों के पास नहीं थी। भूमि किसके पास था? राजा के पास, मंदिर के पास। और राजा का जो मित्र है, चाहे कुटुम्ब है, समझते हैं ना, रिश्तेदार। क्योंकि कुटुंब जब संस्कृत में कहते हैं तो परिवार होता है, उसका मतलब होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ कुटुंब और रिश्तेदार होता है। ठीक है। और अमीरों के पास था। अमीर का मतलब क्या था? अमीर माने पैसा वाला ना। अमीर का मतलब क्या है? जो सभासद है, यानी जो राज्य के अधिकारी वर्ग है, ऑफिसर्स है, उसके पास जमीन था। ठीक। अच्छा, और इस पर जो किसान काम कर रहा था उसका बहुत शोषण लोग करता था। ये तो जमींदार बन बैठा और किसान से काम करवाता था। और किसान को जो दास की स्थिति में कर दिया था, नारकीय स्थिति में था। दास का जो स्थिति था ना, वो स्थिति किसान का था। इसके अलावा जमींदार लोग जो है गुलाम को और मजदूर को भी नौकर के रूप में रखता था अपने यहाँ। हमने खरीद के ले आया कि चलो काम करवाना है, प्रेम को खरीद ही लेते हैं, बार कौन इसको देते रहेगा, समझे, खरीद के रख लो, अपना काम कराते रहो। वो हाल था यहाँ पे। उसी में कहीं कहीं जो है किसान को अपना जमीन भी था इस साम्राज्य में। एक चीज यहाँ पर जो महत्वपूर्ण देखा गया टेक्नोलॉजी के मामले में, देखिए जहां पर पानी कम था ना खेती के लिए, वहां पर जो प्राचीन ईरान के लोग थे वो लोग भूमिगत नहर बना लिए थे, अंडरग्राउंड नहर। हम लोग क्या अंडरग्राउंड नहर नहीं दिखेगा। अंडरग्राउंड नहर क्या था कि पानी जो है वो सूर्य के भाप से उड़ेगा, ऊपर है तो पानी कम है वहां पे। जो ईरान, अफगानिस्तान सब तो पानी कम है ना, बालू वाला ज्यादा है, तो अंदर अंदर नहर बना दिया था वो लोग। इतना टेक्नोलॉजी लोग का अच्छा था उस समय। जो है देखिए पवन चक्की वो लोग बना चुका था। आज जो हम लोग पवन चक्की बनाते हैं उससे ऊर्जा बना लेने के लिए पवन चक्की तभी ही बना दिया था। ये नया नया फसल उगाता था। ये लोग काम क्या पता है? जहां जीता, जहां गया, वहां जो नया फसल देखा ना उठाए ले चला आया। चलिए खेती करके देखते हैं इसको होता है कि नहीं होता है। रेशम का कीट, रेशम का मुख्य उत्पादन भारत था। रेशम का कीट यहाँ से ले गए लोग और वहां पर उसको उत्पादन करना, रेशम कीट का कैसे जनन होगा और कैसे उसको जीवित रखा जाएगा और उससे रेशम बने कैसे, सब का विधि सीख लिया और शुरू कर दिया। बहुत तेज था खेती बाड़ी करने में। और ये पता है कब का काल है? देखिए ये काल जो है जब हमारे यहाँ महाजनपद काल था, तब का बात हो रहा है। जब हमारे यहाँ लोगों को लोहा मिला था और उस लोहा से हम लोग खेत बनाने का और खेत बढ़ाने का सोच रहे थे, तब तक नया नया फसल उगाने का सोच रहा था। हमसे बहुत आगे था ये लोग, समझे। फिर देखेंगे जो एकमनी साम्राज्य यानी कि हर्मनी साम्राज्य है, उन लोग के पास सिक्का था, सोना और चांदी का सिक्का। सड़क काफी अच्छा था। माना जाता है कि उस समय विश्व का सबसे अच्छा सड़क जो है वो कहां पर था? ईरान में था। कैसे? तो खून चूस के जनता से टैक्स, भारी टैक्स होता था राज्य, और उस टैक्स का जो है बड़े बड़े निर्माण में उसका इस्तेमाल करता था। तो खूब अच्छा सड़क था। रोमन जब आया ना, रोमन से पहले विश्व का सर्वश्रेष्ठ सड़क जो है कहां था? एकमनी साम्राज्य में था।
काफी अच्छा अच्छा बिल्डिंग वहां पर था, सब कुछ निर्माण कला में काफी अच्छा था वो। इसके अलावा व्यापार देखेंगे इसका, तो इसका आंतरिक व्यापार भी खूब होता था, चूंकि बड़ा साम्राज्य हो गया था पूरा, आप देख रहे हैं कि भारत तक पहुंच चुका था लोग, तो आंतरिक व्यापार खूब होता था। इसके अलावा दक्षिण यूरोप के देश के साथ इसका बाहरी व्यापार था। वहां के राजा लोग था ना, समुद्र से रास्ता खोजवाने के लिए समझे, सबको पुल्हा के चढ़ा के सबको भेजता था कि जाओ समुद्र में जाकर रास्ता खोजो, समुद्र यात्रा करो, रास्ता खोजो, तुम लोग को इनाम देंगे, समझे। जो दारा है ना, जो भारत पर हमला के सबसे पहले विदेशी हमला किया था, ये बेचारा जो है ये स्काईलैक्स के पर जो है ना हॉलीवुड में फिल्म बन चुका है, ये बेचारा को सिंधु नदी के मुहाने से समुद्र में उतार दिया, कहा कि जाओ यहां से मिस्र तक का रास्ता खोजो, मिस्र तक का यात्रा करो इस समुद्र से। ये बेचारा 21 वर्ष में यात्रा करके वहां पहुंचा। सोच सकते हैं कि जवानी में चला हुआ बुढ़ावा पहुंचा होगा, समझे। ये लोग का जुनून था, और वहां अच्छे नाविक हुआ करते थे, क्योंकि इस मामले में जो है ये लोग काफी साहसी और काफी सक्षम थे। जब धर्म की बात करेंगे, हम मुख्य धर्म बहुत सारा था छोट छोट, लेकिन मुख्य धर्म पारसी था। इसी को पारसी धर्म का ही दूसरा नाम था जरथुष्ट्र धर्म। जरथुष्ट्र कहते कहा थे इसको, कहा कि इसको जरथुष्ट नाम का व्यक्ति शुरू किया था पारसी धर्म को, इसीलिए इसको जरथुष्ट्र धर्म भी कहते थे। और यूनानी भाषा में अगर देखेंगे तो जरोस्टर धर्म बोलते थे। इस धर्म का धार्मिक पुस्तक कौन था? अवेस्ता ए जेद। अवेस्ता ए जेद था। जैसे हम लोग का होता है गीता होता है, कुरान होता है, जैसे कुरान होता है इस्लाम लोग का, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख लोग का होता है, उसी इसका अवेस्ता ए जेद था। ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ जो है भगवान दो तरह के होते हैं। हम लोग क्या है ना, भगवान और शैतान मानते हैं ना हम लोग, कि वो राक्षस देखते हैं स्वर्ग पर हमला करेगा तो भाई भगवान लोग लड़ने आएंगे तो इंद्र जी आके उसको ये करेंगे, हमेशा से देखते हैं। वहां भी दो थे, एगो थे अहुर माजदा, एगो अहिरमान। ये अहुर माजदा जो थे ना वो अच्छा भगवान थे, और अहिरमान जो थे वो खराब भगवान थे। बराबर ये दोनों में जो है ना युद्ध चलता था। ये लोग का मानना था कि हमेशा जो है अच्छा या बुराई दोनों सृष्टि पे रहेगा, और दोनों में संघर्ष भी होते रहेगा, और जीत अंत में जो है अच्छाई का होगा, अहुर माजदा का जीत होगा। अहुर माजदा को माना गया था कि प्रकाश के देवता है। ठीक है ना। देखते हैं जैसे देखते हैं शक्तिमान में जो अच्छा लोग था उसको मतलब प्रकाश का, जो क्लेश खलनायक अंधेरा कायम रहे, अंधेरा का देवता। तो अहिरमान अंधेरा का देवता माने जाते थे और ये प्रकाश के देवता। इसके अलावा प्रतीक के रूप में उस सूर्य का ही पूजा करते थे, अग्नि का ही पूजा करते थे। इसके अलावा छोटे देवता के रूप में इंद्र, वायु, मित्र, नावोन, नृत्य और वृद्धृत का पूजा करते थे। ये सब देवता जो है हम लोग जब देखेंगे ना वैदिक सभ्यता में, तो हिंदुस्तान में देवता देखेंगे हम लोग। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मानता है, अभी भी इतिहासकार मानते हैं कि जो यूरोपियन लोग थे वो भारत में जो आर्य बन के आए ना, उससे पहले वो लोग ईरान में गए, ईरान के बाद भारत में, इसीलिए ईरानी सभ्यता का यहाँ पर दिखता है। लेकिन अभी जो हो रहा है डीएनए के थ्रू जो हिस्ट्री दिखा जा रहा है, उसमें तो देख रहा है कि नहीं, पूरा भारत का जो डीएनए है, समझे, इंडिया का जो डीएनए है ना वो रेयर है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब जो भारत वाला था वो भारत में था। एक और बात है, लोग मानता है कि जो आर्य आए वो लोग जो द्रविड़ थे, जो दक्षिण भारतीय भी है, द्रविड़ियन को खदेड़ के और इधर बस गए, और इसलिए द्रविड़ियन दक्षिण भारत चले गए। माना गया कि भारत को मूल निवासी द्रविड़ियन है। लेकिन अभी जो डीएनए के थ्रू जो इतिहास दिखा जा रहा है उसमें देखा गया है तो दक्षिण भारत वाले और उत्तर भारत वाले दोनों का डीएनए सेम है, दोनों का सेम डीएनए, मतलब कि दोनों ही एक ही वंश के हैं। जो जिसको आर्य अनार्य कहा के आज तक जो हल्ला हुआ है, जैसे डीएनए का हिस्ट्री लिखा जा रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें यही आया है। ठीक है। अब इसमें जो है आगे आते हैं, बंद कीजिए, उसके बाद करते हैं। तो एकमनी काल का जो है ना, शहर लोग बहुत वैभवपूर्ण था, क्या ना, कि खूब जनता से टैक्स वसूलता था, और खूब बड़ा बड़ा सड़क, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, समझे, किस्म किस्म का डिजाइन से बना करवाता था। उस समय का वैभवपूर्ण शहर जो है सूसा, पासरगादे और प्रसिद्ध पुलिस, इस सब का जो है ना विशाल स्मारक और भवन इस सब में था, बहुत बड़ा बड़ा। ये सब माने विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना था उस समय इसका कला और संस्कृति के मामले में। ये जरथुष्ट्र धर्म जो है, यानी कि पारसी धर्म,
कि शादी का धर्म था। शादी का धर्म था, इस धर्म में ये मानता था कि कोई मंदिर नहीं चाहिए। जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, देखिए हम लोग क्या लोग मंदिर मस्जिद के लड़ते रहता है, समझे, राम लला हम लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं मस्जिद बनेगा तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनेगा, ये होगा तो वो होगा, जो होगा सो होगा। तो हम लोग का एनर्जी है आता है। पारसी लोग जो है वो लोग कहता है कि ना ये सब कुछ नहीं, हम लोग का धर्म, इसका धर्म सादगी वाला है, कहता है कोई मंदिर मस्जिद कोई भावता नहीं चाहिए पूजा पाठ में। पूजा पाठ जो है लौकिक होना चाहिए। इसीलिए इसका जो वास्तु कला है, जो निर्माण का कला है, वो सब लौकिक है, परलौकिक नहीं है कि देवता स्वर्ग में ऐसा महल बनता है, वो नहीं। जो इस दुनिया में है उसी के आधार पे है। इसीलिए लोग क्या करता है, लौकिक होने का कि इस लोक का इस पृथ्वी के अनुसार पे है। तो लोग क्या करता था ना कि सामान निर्माण के लिए जो अलग अलग बड़ा बड़ा निर्माण करके सामान का कारीगर पूरे दुनिया से ढूंढ ढूंढ कर लाता था ये लोग। आज जैसे आज देखिए पारसी लोग जो है उद्योग में बहुत आगे रहता है। आप टाटा ग्रुप को देख लीजिए, क्या वाडा ग्रुप को देख लीजिए, आपका स्मृति ईरानी, बोमन ईरानी, सब जो है पारसी लोग है, सब वही से आके बसा हुआ है। भारत में बहुत पारसी है। तो ये लोग काहे ना आगे है, काहे कि मंदिर मस्जिद में झगड़ा नहीं पड़ना है। इन लोग को क्या करना है कि सामान और कारीगर का कदर हमेशा से किया है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसका कदर किया है, और इसीलिए आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, समझे। ये घटना देख रहे थे, टाटा समूह के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें था कि टाटा जो है स्टील प्लांट लगाने से पहले टाटा समूह का एक आदमी जाके यूएस में स्टील प्लांट में 2 साल तक काम किया, काम सीखा। उसके बाद फिर वो टाटा प्लांट लगाने का काम शुरू किया। मतलब कारीगर का यहाँ काफी वैल्यू था। अब जब इसके साहित्य पर बात करते हैं तो एकेमनी का जो है ना, एकेमनी साम्राज्य में राजकाज की भाषा कौन थी, अरामाइक था। अरामाइक भाषा का आप देखिएगा कि जब हम यहाँ अशोक पढ़ेंगे मगध में, तो मौर्य सम्राट अशोक के बारे में, तो उसका भी कुछ जो शिलालेख था वो अरामाइक भाषा में था, समझे। इसके अलावा वहां पर एक अन्य भाषा भी काफी फेमस था, वो था पुरानी पारसी भाषा। इस भाषा का लिपि भी अरामाइक ही था, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग था, ठीक। अब जो है ससानी सम्राट जब आया, जब एकेमनी का काम खत्म हुआ, काफी लंबा गैप होता है, फिर ससानी आता है। तो ससानी लोग जब आया तब ये पुरानी पारसी को राजकाज का भाषा बना दिया। ये भाषा मृत प्राय हो गया था, पारसी भाषा जो है मृत प्राय हो गया था, और अरामाइक भाषा चल रहा था। अरामाइक भाषा को हटा के पारसी भाषा को ही राजकाज की भाषा घोषित कर दिया ससानी सम्राट लोग। और इसके अलावा ये लोग क्या किया, कहा कि दूसरे भाषा का कहना कि देश में अलग अलग गया, जहां निर्माण के लिए अच्छा सामान मिला, अच्छा खूबसूरत पत्थर मिल गया, उठा के ले आया। कारीगर अच्छा है यानी बड़ी सुंदर बनाता है, चलो इसको भाई हायर कर लो, लेके चलो। देखते ना अच्छा था कंपनी से क्या करता है, ये शुरू से इसका नियम था। तो उठा के उसको ले आए, खरीद के ले आओ, जैसे हो लेके आ जाओ। फिर जो है जो साहित्य था, जो दर्शन था, जो दूसरे देशों में जो काफी विकसित था, उसका किताब उताब उठा के ले आओ, और उसका ट्रांसलेट करो अपने भाषा में, अपने यहाँ के लोग को पढ़ाओ, सिखाओ सब चीज कि यहाँ सबसे ज्ञानी हम रहे। तो ये लोग क्या किया, यूनानी था, लैटिन और भारतीय शास्त्र का जो दर्शन का किताब था, चिकित्सा संबंधी किताब, ज्योतिष संबंधी किताब, इस सब को फारसी में अनुवाद करवाया, ताकि इसका लोग जो है आराम से पढ़ सके और सब कुछ सीख सके, जान सके, ठीक है ना। इसी युग में ईरानी लोग जो है ना भारत से शतरंज सीखा। शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुआ था, समझे, लेकिन भारत से इसको फिर ईरानी सीखता है। चूंकि है ना कि ये लोग काम है जहां जो मिल जाए उसको ले लेना है। अच्छा, ये लोग हमेशा दूसरे देश का विद्वान का स्वागत करता है। अगर आप ज्ञानी हैं, आपके पास कुछ ऐसा हुनर है, तो आपका उसके यहाँ ससानी समाज में हमेशा स्वागत है। कोई दिक्कत, कोई कुछ आपको दिक्कत दे रहा है, आओ भाई मेरे यहाँ बच जाओ, तुमको हम सब सम्मान देंगे, पैसा भी देंगे, रहने के लिए जगह भी देंगे, घर बना के भी देंगे, सब देंगे, समझे। सम्मान मिलता था। तो बहुत सारा जो है ना विद्वान लोग वहां जाकर बस भी गया। यूनानी विद्वान सब जो था उसको चर्च लोग सब तंग किए हुए था। चूंकि आप देखिए जब धर्म की बात आती है ना, तो धर्म जब शासन में आप संलग्न होता है तो उस समय विद्वानों का वैल्यू खत्म हो जाता है। अगर आप ज्ञान की बात लिखते हैं, धर्म उसको गलत कहता है, और धर्म शासन में है तो आपको फिर जीने नहीं देगा। तो वहां चर्च का प्रभाव काफी बढ़ा हुआ था यूनान में।
जिस कारण से वो काफी परेशान किया था ईरानी विद्वान सबको। तो विद्वान लोग भाग के आया और वहां पर ईरान में शरण ले लिया। ठीक है ना। इस कारण से अलग अलग जगह के विद्वान अनेकान इनके यहाँ उस समय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युद्ध हुआ। सांस्कृतिक रूप से इनका पुनर्जागरण उस समय हुआ, काफी सांस्कृतिक विकास किया। हम लोग देखते हैं कि ससानी सबको बाद में हराता है कौन, जब इस्लाम का उदय होता है अरब में और अरब सम्राट इसको हराते हैं, तब जो है वहां से ही अरब जब शासन करता है ईरान पे, तो यहां से इसके परंपराओं को अरब वाला भी सीखता है, समझे। और आप देखिए कि अरब में ईरानी सभ्यता का, जो पर्शियन सभ्यता, उसका स्पष्ट प्रभाव दिखता है। इसीलिए इस्लाम पे पारसियों का बहुत प्रभाव है। पारसी धर्म और इस्लाम धर्म में अब देखिए काफी समानता है। कारण यही है कि बहुत पहले से पारसी धर्म था, इस्लाम धर्म बाद में आया, लेकिन जब ईरान के शासक बने तब ये लोग काफी सीखे उससे। ठीक है। अब जो है लगभग इसमें कुछ बचता नहीं ईरानी सभ्यता में। इसके बाद जो है ईरान की सभ्यता और चीन की सभ्यता करवा के फिर हम लोग आएंगे वैदिक सभ्यता में। ठीक है।